प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग करने वाले हैं। चैप्टर है आज हमारा कोशिका जीवन की इकाई। अध्याय नंबर 8 है। चैप्टर का नाम कोशिका जीवन की इकाई है। इसकी हम आज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हैं। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव व निर्जीव दोनों को आप पाते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थित है। अर्थात ये जो एनसीईआरटी की लाइन हम पढ़ रहे हैं इसमें सारांश ये है इन लाइनों का कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। अर्थात जो सारांश ये है जीव कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सबसे छोटी जीवित इकाई है। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। जो सभी जीवधारी प्राणी होते हैं वह कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिक जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। जो एक कोशिका से बने हुए प्राणी होते हैं वह एक कोशिक जीव कहलाते हैं और जो एक दो या दो से अधिक कोशिकाओं से बने हुए होते हैं जैसे हम बने हुए हैं वह बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कोशिका क्या है। तो कोशिका क्या है? कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन। पहला जो नंबर है स्वतंत्र अस्तित्व यापन। जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। मतलब कोशिका जीवधारी जो होते हैं कोशिकीय जीवधारी वह स्वतंत्र अस्तित्व यापन करते हैं और जीवन के आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। ये कोशिकीय जीवधारी की पहचान है। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। कोशिका के बिना किसी भी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता है। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। इसीलिए जो कोशिका है वो हमारी मूलभूत रूप से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की परिभाषा है कि कोशिका संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। मूलभूत रूप से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जब पहली बार कोशिका को देखा, कौन सी कोशिका देखी थी उन्होंने? जीवित कोशिका देखी थी। जीवित कोशिका के अंदर कौन सी उस कोशिका का क्या नाम था? जीवाणु कोशिका। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जब पहली बार कोशिका को देखा वह इसका वर्णन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी बाद में। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवाणु कोशिका को देखा, जीवित कोशिका को देखा। सूक्ष्मदर्शी की खोज व बाद में इनके सुधार के बाद फेज कॉन्ट्रास्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन हो सका है। तो जो सबसे पहले एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को देखा था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। उसके बाद कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सूक्ष्मदर्शी की खोज व बाद में इनके सुधार के बाद फेज कॉन्ट्रास्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन हो सका है। मतलब फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी है, फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, इन सभी के द्वारा ही बाद में कोशिका का विस्तृत अध्ययन हो सका है। और ये शॉर्ट पॉइंट मैंने बनाए हैं। सर्वप्रथम सेल रॉबर्ट हुक ने की थी। कैसी कोशिका थी? मृत सेल थी। और मृत सेल के अंदर उन्होंने कौन सी कोशिका का क्या नाम था? कॉर्क कोशिका। लाइव सेल देखी थी एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। माइक्रोस्कोप विकास, यहाँ देखिए माइक्रोस्कोप विकास किया हुआ था। फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी नॉर्मल वाला, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा 0 से 2000 गुना ज़्यादा थी। कोश के अध्ययन आसान हो गया था इससे। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है।
1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। 1838 में जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक थे मैथियस स्लाइडेन। उन्होंने बहुत सारे पौधों के ऊपर अध्ययन करने के बाद पाया कि विभिन्न प्रकार के पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो बहुत सारी पादप कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय जो स्लाइडेन थे उन्होंने कहा था कि पौधों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो कि ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय अब हम आगे पढ़ेंगे। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है। लगभग 1838 में जर्मनी वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने अध्ययन किया था। उसके बाद 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी शास्त्री वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने जंतु कोशिकाओं के ऊपर अध्ययन करने के बाद पाया कि कोशिका के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे जीवद्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा है। अब पढ़ेंगे। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है। और जो वैज्ञानिक स्वान थे उन्होंने पादप ऊतकों पर भी अध्ययन करके बताया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है। तो जो इसकी विशेषता है, उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। तो पहले जो थे वैज्ञानिक वनस्पति शास्त्री, जो पौधों की विभिन्न प्रकार की, उनका स्टेटमेंट था कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधे में ऊतकों का निर्माण करते हैं। अब 1839 में ब्रिटिश प्राणी शास्त्री स्वान आए थे। स्वान ने जंतु प्राणी वैज्ञानिक शास्त्री थे। उन्होंने जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पता किया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। इसी वैज्ञानिक ने जो स्वान वैज्ञानिक थे उन्होंने ही पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पता किया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है, जो इसकी विशेषता है, जो कि स्वान ने बताया है। उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया है कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। चलिए देखते हैं अब आगे। स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जो स्लाइडेन और स्वान थे दोनों ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, एक नया रूप दिया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। जो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन व स्वान ने बनाया था उसमें यह बताने के अंदर असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। जो स्लाइडेन स्वान थे उन्होंने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और उनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। फिर उसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित जो पुरानी कोशिकाएं हैं उनके विभाजन से ही होता है, उन्होंने बताया ओमनिस सेलुल ई सेलुला। उन्होंने कहा ओमनिस सेलुल ई सेलुला उन्होंने कहा। इन्होंने स्लाइडेन व स्वान की परिकल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो रुडोल्फ विर्चो वैज्ञानिक थे उन्होंने स्लाइडेन व स्वान की जो सिद्धांत था कोशिका सिद्धांत, उसको नया रूप से रूपांतरित किया या प्रतिपादित किया। उन्होंने नए सिद्धांत को बनाया। वर्तमान समय में परिक्षेप में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। कौन कौन से जो नए सिद्धांत था उसके अंदर नवीन कोशिका सिद्धांत क्या था, उनके अंदर हेडिंग ये हैं। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। जो सभी जीव होते हैं वह कोशिका व कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो पहले से पुरानी कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। ये जो है नया स्टेटमेंट है, नया सिद्धांत है। अब देखते हैं आगे कोशिका का समग्र अवलोकन। आरंभ में आप प्याज के छिलके और या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्म दृष्टि से देख चुके होंगे। उनकी संरचना का स्मरण करें। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। तो अगर हम प्याज के छिलके या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे प्याज की कोशिका के जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है जिसके बाहर सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति, उसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली है। जैसे हम प्याज का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं सबसे बाहर कोशिका भित्ति, उसके अंदर कोशिका झिल्ली है।
ये हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा है। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन के बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकलती दिखाई पड़ती है। मनुष्य का जो गाल है उसकी कोशिका के संगठन के बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना दिखाई पड़ती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है। प्रत्येक जो कोशिका होती है उसके अंदर सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र, जिसे क्रोमोसोम इंग्लिश में क्रोमोसोम होता है, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जिसके अंदर कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक मिल रहा है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। जिसके अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिल रहा है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल आव्यूह मिलता है। जो कोशिका के अंदर जो आयतन होता है उसके लिए घेरे हुए एक तरल पदार्थ होता है, जिसे अर्ध तरल आव्यूह कहते हैं, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यहीं संपन्न होती हैं। जो कोशिकाओं की जीव अवस्था संबंधी क्रियाएं होती हैं वह सभी कोशिका द्रव्य के अंदर ही संपन्न होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त संरचनाएं मिलती हैं जो कोशिकांग कहलाती हैं, जैसे अंतर्प्रदबी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसे सूक्ष्मका जिसे माइक्रोबॉडी कहते हैं। गोल्जी सम्मिश्र गोल्जी बॉडी होता है। लयन का जिसे लाइसोसोम कहते हैं। व रासायनिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। जो सभी कोशिकाएं लिखी हुई हैं ये यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त मिलती हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ये सभी क्या हैं? कोशिकांग जो झिल्ली युक्त पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन एक झिल्ली आबद्ध, जिसके अंदर इन सभी के अंदर एक झिल्ली आबद्ध संरचना होती है। चलिए अब देखते हैं आगे। ये कुछ एनसीईआरटी ने कुछ डायग्राम दे रखे हैं। लाल रुधिर कोशिकाएं जिसे आरबीसी कहते हैं। श्वेत रुधिर कोशिकाएं जिसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं। अमीबॉइड आकृति के होते हैं। ये डिस्क शेप होता है। स्तंभाकार उपकला लंबी व सक्रिय होती है। तंत्रिका कोशिकाएं साकेत व लंबी होती हैं। एक वाहिनिका दीर्घीकृत मध्यवर्ती कोशिकाएं गोल होती हैं। अब देखते हैं एनसीईआरटी। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका है और प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसके अंदर राइबोसोम झिल्ली रहित मिलता है, अर्थात उसके ऊपर झिल्ली नहीं होती है, वह ऐसा ही मिलता है, बिना झिल्ली के मिलता है। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगकों हरितलवक पौधों में व सूत्रकणिका में व खुरदरी अंतर्प्रदबी जालिका में भी मिलते हैं। जो राइबोसोम होता है ये केवल द्रव्य के अंदर नहीं मिलता, पौधों में हरितलवक के ऊपर मिलता है, सूत्रकणिका में मिलता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो खुरदरा होता है उसके ऊपर एसईआर मिलता है, अर्थात राइबोसोम मिलते हैं। इन सभी जगहों पर राइबोसोम मिलते हैं। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारककाय केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारककाय केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं। जो जंतु की कोशिकाएं होते हैं उनके अंदर झिल्ली, जिसमें जो तारककाय होते हैं वह झिल्ली रहित मिलते हैं, जैसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिकाओं विभाजन में सहायता करते हैं। जो तारककाय होते हैं वो तारककाय केंद्रक होते हैं, वह कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती हैं। उदाहरणतः सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की होती है, जबकि जीवाणु बैक्टीरिया में 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग के अंडे के समान है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का व्यास लगभग 7.7 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाओं में होती हैं। ये बिंबाकार बहुभुजी स्तंभी घनाभ धागे की तरह या असमान आकृति प्रकार की हो सकती हैं। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है।